आखिर आरक्षण क्यों जरूरी है? सरकार बोलती है आपको आरक्षण जरूरी नहीं है, लेकिन लोग परेशान हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हर समय एक मुद्दा को उठाते रहते हैं कि आरक्षण जरूरी है, मुझे आरक्षण चाहिए। सरकार इस बात को नकारती रहती है कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग मानते नहीं हैं, मुझे आरक्षण चाहिए और चाहिए। यहाँ तक बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कहना था कि आरक्षण जरूरी ही है, और इसीलिए उन्होंने संविधान में एक नियम और एक धारा के तहत एक ऐसा संविधान को बना गए हैं जिसमें बताए गए हैं कि विवश जो सरकार है आज, अगर मनमानी होती तो सोच लीजिए कि वो आरक्षण को ख़त्म कर देती, लेकिन वो विवश है, इसलिए वो आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है हमारा, जो आपसे आज बताने वाले हैं कि आखिर आरक्षण क्यों जरूरी है। आज 2-3 रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि जो हम इसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो एससी, एसटी और ओबीसी पूरे जनसंख्या का, भारत जो है हमारा देश, इसके पूरे जनसंख्या का 70% जो हैं हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के लोग रहते हैं। आज हम एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर जो आरक्षण है वो हमारा एससी के लिए 17% है और एसटी के लिए 9%, ओबीसी के लिए 44%, यानी टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 70% हो जाता है। बाकी जो में 30% हैं वो है अपर कास्ट। तो अगर देखिए अपर कास्ट जो है, तो अपर कास्ट में भी 2-3 तरह से आ जाते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ ऐसे मुसलमान होते हैं जो अपर कास्ट में आ जाते हैं, कुछ जो सिख हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर नहीं आते हैं, कुछ ऐसे सिख होते हैं जो अपर कास्ट में आ जाते हैं, कुछ ऐसे ही हैं जो सिख ईसाई में भी हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर 10% हो जाते हैं। तो 70% हो गए एससी, एसटी और ओबीसी, और 10% हो गए अदर, अलग रिलीजन के लोग। बाकी बच गए 20%। 20% हमारे हिंदू अपर कास्ट के हैं। कितने? 20% है। लेकिन आंकड़ा है एक, हम आज एक आंकड़ा लेकर आए हैं आपके सामने में, जो हम आपको बताएंगे। दिखाने के लिए हमारे पास में सुविधा नहीं है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि जो मीडिया रिपोर्ट के तहत आज देख रहे हैं कि मीडिया का बड़ा बोलबाला चलता है पूरा इंडिया में। जहाँ पे देखिए मीडिया है, जिसका भी बात उठाएगा वो मीडिया है। तो लोग बोलते हैं कि मोदी मीडिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की मीडिया है, बहुत सारे ऐसे बातें सुनने के लिए आता है। मीडिया वाला भी जानते हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। तो जो मीडिया में, या आप मीडिया नहीं, पहले आप देख लीजिए, कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई अगर कॉलेज में हैं, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या बड़े बड़े कहीं भी बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आप नज़रों से देखिएगा कि हमारे जो ऊपर सीट पे हैं, जो बड़े बड़े सीट पे बैठे हुए हैं, वो कौन से शेड्यूल के हैं। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं, जो हम बता रहे हैं आपको कि अपर कास्ट हैं जो हमारे मीडिया में, वो जो टीवी एडिटर हैं, टीवी एडिटर के जो ओनली वन अपर कास्ट के लोग हैं टोटल, वो 88% है। दूसरा है आपका टीवी पैनलिस्ट। टीवी पैनलिस्ट में आपको 70% लोग काम कर रहे हैं पूरा इंडिया में। तीसरा है आर्टिकल्स वाले, जैसे कहीं कहीं आप देख रहे होंगे जो दूर दराज से मीडिया का रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, हर जगह जाते हैं, मीडिया का रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, सब कुछ लिखते हैं, हर चीज़ को जो संज्ञान देते हैं। उनकी जो संख्या है अपर कास्ट में 72%। अब आप देख लीजिए कि जो एडिटर हैं 88%, तो अदर कास्ट कितने हो गए? 12%। इधर आपका एक 70% हो गया पैनलिस्ट में, तो इसमें हो गया 30%, और आर्टिकल्स हो गया 72%।
आपको आंकड़ा के माध्यम से बता रहे हैं। आप पूरे वीडियो को पहले समझिएगा। पूरा ये जो सर्कल बना हुआ है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एसी, एसटी, सारे चीज़ों को देखिए और ध्यान से समझिए। अगर ये तो हम आपको मीडिया का बात करके, क्योंकि अभी बहुत सारे मीडिया ही बहुत सुर्खियों में रहती है। आप देख रहे होंगे कि हमारा देश में सरकार से ज़्यादा मीडिया का बात चलती है। ये मीडिया इस तरह से बात कर रहा है, ये मीडिया इस तरह से बात कर रहा है, वो मीडिया इस तरह से बात कर रहा है। मतलब जो भी हस्तियाँ हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं, वो हस्ती इस तरह से बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपको बड़े बड़े हस्ती मीडिया में दिख रहे हैं वो अपर कास्ट ही हैं। आपको घबराने की बात नहीं है कि जो हल्ला आप मचा रहे हैं, कि इसीलिए जो मीडिया के एडिटर लोग हैं, जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो पैनलिस्ट लोग हैं, वो लोगों को ये चाहत होती है कि जो एससी एसटी का जो आरक्षण की बात हो वो लुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। रीजन आप सामने आंकड़ा में देख लिए कि जब 70% अपर कास्ट है ये हैं, 88% है ये हैं और 72% हैं, तो किस लिए सोचेंगे एससी एसटी और ओबीसी के लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग जॉब में, मेडिकल जॉब में आप देखेंगे आपका ये जो रिपोर्ट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बगल का हॉस्पिटल में चले जाइएगा और पूछिएगा जो हॉस्पिटल पदाधिकारी होगा उससे कि आपका क्या नाम है। जो जिला पदाधिकारी होगा उससे पूछेगा कि आपका क्या नाम है। तो जितने भी नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे वो अपर कास्ट के ही लोगों को मिलेंगे। अब आंकड़ा से हम आपको समझाते हैं। अगर हिंदू अपर कास्ट की बात करें तो मेडिकल लाइन में आपको 60% लोग मिलेंगे। कितना? 66। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको 66 मिल जाएंगे। ओबीसी का जो मेडिकल में भागीदारी है वो आपका हो गया 15%, और जो इंजीनियरिंग लाइन में अगर जो उनकी भागीदारी है 10%। अब इससे नीचे आ जाते हैं हम एससी एसटी के लेकर। टोटल बताते रहेंगे तो वीडियो भी आपको बड़ा हो जाएगा, आप भी देखते देखते छोड़ देंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों में हम आपको बता दें, क्योंकि बताते बताते हमारे आरक्षण को बताते रहेंगे, आपका ना हमारा दिल बताने में भरेगा ना आपको सुनने में भरेगा। लेकिन आपके पास भी टाइम की कमी है, इसलिए सुनिए। जो हमारा एससी एसटी हैं, एससी एसटी मात्र समझिए कि 1% मेडिकल लाइन में है और 2% इंजीनियरिंग लाइन में। अगर मुस्लिम के बात करें तो 5% टोटल ऑल ओवर मिलाकर। तो अगर हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, अब लोगों को ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट में लोग गरीब नहीं हैं और अपर कास्ट में लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट के मुताबिक हम चलते हैं तो कहाँ 70% जनसंख्या है एससी एसटी और ओबीसी का, लेकिन भागीदारी कितना है? 15%। जबकि अपर कास्ट की जनसंख्या है 20%, भागीदारी कितनी है? भागीदारी कितनी है? 75%। तो कहते हैं, कुछ लोग कहते होंगे कि क्या अपर कास्ट में गरीब नहीं है? हैं गरीब। जो ऐसे अपर कास्ट के लोग हैं जो गांव घर में लोग काम नहीं कर सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपर कास्ट के लोग बाहर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। हम खुद बहुत लोगों से मिले हैं जो रिक्शा चलाते हैं, गरीब हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार गरीब में अगर बात करें, जो पुअर हैं, पुअर इक्वालिटी, मतलब पुअर इक्वालिटी की अगर बात करें अपर कास्ट का, तो जो ब्राह्मण हो गए, तो ब्राह्मण कम से कम मान लीजिए कि 40% अगर सर्वे में लिया जाता है
तो 40% में आप देखे होंगे कि 40% में हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति 12th पास रहेगा। जबकि यही अगर हम अपर कास्ट में चले जाएंगे तो 16% में ऐसे हैं जो और अदर, जैसे ब्राह्मण हो गए और अलग अलग होते हैं, राजपूत हो गए तो अदर अदर होते हैं, तो उनमें हो गया 16%। तो 16% ऐसे लोग हैं जो 12th पास किए हुए हैं। अब इससे नीचे जब आएंगे हम SC/ST में, तो जो गरीब इक्वालिटी है वो 12% में पहुंच जाता है। बहुत ऐसे ब्राह्मण समाज हैं जो दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज है, राजपूत हैं, जो दिल्ली में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। लेकिन जबकि सर्वे हमारा क्या कहती है, 40%, 16%, फिर 12%। न कहीं ये जो रिजर्वेशन क्वालिटी है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, अभी एंडिंग पॉइंट के टाइम पे नहीं है। अब आप जब बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं है, तो देखेंगे कि पहले क्या था कि, या कभी कभी देखे होंगे कि कोई भी जॉब स्किलेड जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, कि पहले आता था कि 15% वुमेन रिजर्वेशन रहता था, लेडीज रिजर्वेशन रहता था। अब रिजर्वेशन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना भागीदारी हो गया। भागीदारी होने के वजह से अब रिजर्वेशन लगेगी फिर भी, नहीं लगेगी फिर भी, वो भागीदारी उतना हो गया इसलिए ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं SC और ST का, अगर आप कोई भी सर्वे देते हैं, हमारा सर्वे कहाँ काम कर रहा है, वो तो अप डाउन सबसे नीचे में है। आज से 100 वर्ष पहले की बात करें उस टाइम भी नीचे था, 50 साल पहले बात करें उस टाइम भी नीचे था, अभी भी उतना ही नीचे है। सरकार को एक शेड्यूल पे काम करना चाहिए ताकि हर जगह पे, हर सिस्टम में लोगों को इतनी भागीदारी हो जाए, SC, ST, OBC, ताकि उनको कहीं बगल में झांकने के बाद पता नहीं चले कि अपर कास्ट के लोग कितने हैं जनसंख्या के हिसाब से। क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि 70% जो है वो SC, ST और OBC का है, जबकि 20% जो है जनसंख्या वो अपर कास्ट की है। तो उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको दिखने के लिए मिलने लगेगा तो ऑलरेडी मांगे बंद करना शुरू कर देंगे, लेकिन आज ऐसा अभी तक का रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर नवयुवक नौकरी के बारे में बात करें, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल मिलाकर 2 करोड़ का समथिंग जो गवर्नमेंट है, स्किलेड लोग जो जॉब कर रहे हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो सर्वे में रिक्वायरमेंट बताता है वो 45 करोड़ दिखाता है। क्या दिखाता है? 45 करोड़। अब कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 45 करोड़, तो लोग तो बेरोजगार घूमेंगे ही घूमेंगे। अभी की स्थिति आपको पता ही है, पहले से गरीबी के मारे हुए थे लोग, बहुत कोशिश किए तो उसके बाद में कुछ ऊपर उठने का कोशिश किए। SC, ST और OBC के लोग ऊपर उठकर सोचे कि हम लोग पढ़ाई करेंगे, और जब पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने के बाद में कुछ जॉब हासिल होगी। लेकिन आज जॉब की क्या दशा है आप समझ सकते हैं। अगर किसी कारणवश मेहनत करने लगन से अगर बंदा जॉब भी अगर हासिल कर लेता है तो उसको रिजर्वेशन वाले में भी, अगर कोई रिजर्वेशन का भी बंदा पहुंच पाता है ना, तो पहुंचने के बाद भी सफ़ेद वर्दी नहीं मान रहे हैं। अभी जल्दी में 2 दिन पहले की बात है कि जो GD का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2019 वाला का जो फॉर्म भराया था, 2021 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें 5 लाख लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न क्या था? ये जो फेस है ना, फेस नहीं पहचान पा रही है सॉफ्टवेयर। अब एक चीज़ आप बताइए कि 5 लाख लोगों को सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर दिया, लोग 2 साल इंतजार करने के बाद तो एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद में फेस को रिजेक्ट कर दिया गया।
सॉफ्टवेयर को सुधार करने के बजाय में लोगों के पास में रिजेक्शन का मैसेज चला गया। 50,000 लोगों ने का रिजेक्शन सुधार हुआ है और अभी भी 4.5 लाख लोग बचे हुए हैं। तो ये एक साजिश है। आप समझने की ये जो घोल मेल है, ये बहुत बड़ा एक साजिश है। अब ये साजिश कैसे है कि 5 लाख लोगों को निकाल दिया गया, लोग इधर से उधर भटकेंगे, अपडेशन सॉफ्टवेयर के जरिए कोई सिस्टम नहीं है, लोग जाएंगे हेड ऑफिस में जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे, लोगों से कंसल्ट करेंगे, 5 बार घुमाएंगे, 6ठा बार में दलाल पकड़ेंगे तो बोलेंगे कुछ ले दे के काम खत्म कर दीजिए। तो ज़्यादा नहीं तो 2-4 लाख रुपया लगेगा, क्या कि जानिए रहे हैं सीटों साथ में बुक हो जाएगा। ये सब बात हो रहा है। तो ये सब एक प्लान है, गवर्नमेंट का ये सब प्लान है। गवर्नमेंट को ये सब समझना चाहिए कि हमारी ये सॉफ्टवेयर, हमारा ये प्लान की वजह से नीचे तबके के लोगों को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को मिला जुला कर हम बात कर रहे थे आरक्षण के बारे में। देखिए, हम नहीं, भीमराव अंबेडकर को भी यही कहना था कि हमारा समाज को इतना विकसित कर दिया जाए, हमारे समाज को इतना शिक्षित कर दिया जाए ताकि रिजर्वेशन का कोई आवश्यकता ना हो। हर तरफ लोग शिक्षित दिखे, हर घर में लोग शिक्षित दिखे, हर घर में लोग सुखी संपन्न दिखे। ये सब कब मुमकिन है? जब रिजर्वेशन पॉइंट को सरकार केवल कहने से खत्म हो जाएगा क्या? उसके लिए सरकारों को कदम उठाना पड़ेगा। सरकार जब पब्लिक में, जब हमारे समाज इस तरह से फील करने लगे कि नहीं, अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम स्वेच्छा से जी सकते हैं और स्वेच्छा से कमा सकते हैं, मतलब हर एक तबके के लोगों को पास में पूर्ण रूप से एकदम जिंदगी हो जाए, अपने आप लोग बोलने लगेंगे हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार का मेन मुद्दा वो नहीं है कि समस्या को खत्म किया जाए। सरकार को सबसे बड़ा समस्या ही आरक्षण है। लेकिन आपको इस पे डटे रहना होगा, आपको हमेशा इस चीज़ों को जोर शोर से आगे बढ़ाते रहना होगा। जब तक हमारा समाज एक सौंदर्य समाज ना बन जाए, एक सुखी संपन्न समाज ना बन जाए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, कुछ भी असमानता, भेदभाव सब खत्म जैसा दिखने लग जाए, तो लगेगा अपने आप लोग बोलने लगेंगे हमको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, बशर्ते कहने से आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। अब हम दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, आने वाला हमारा वीडियो जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो हमारा आरक्षण रहे भी, हमारे ऊपर में सरकार दबाव भी ना डाले। तीसरी चीज कि हमारे समाज में भेदभाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप अगले वीडियो के देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक से हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो हौसला है वो बढ़ जाता है। बाकी जय भीम, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। जय भीम।